नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लेके चल रहे हैं यूनिट नंबर 4। हम स्टडी कर रहे थे बीटा फंक्शन की, तो आज 5-10 मिनट का है टॉपिक बीटा फंक्शन, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार चैप्टर 1.b निकालिए आप। देखो 1.b की बात करें तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन की चर्चा हमने कर ली थी 1.b चैप्टर की। आज हम एग्जाम्पल वगैरह की चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, गामा -1/2 का मान निकालिए। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि गामा 1 - n बराबर क्या होता है, पाई/sin n पाई होता है। अब आपको पता है गामा -1/2 का मान निकालना है, तो n की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, -1/2। तो n की जगह -1/2 रख दीजिए आप। n की जगह -1/2 लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, प्लस का 3/2। और n की जगह क्या रखोगे आप, -1/2, तो माइनस का पाई/2। देखो यदि गामा -3/2 का मान निकालना होता, n की जगह क्या लेना, माइनस का 3/2। गामा -5/2 का मान ज्ञात करना हो तो n की जगह क्या लेना, माइनस का 5/2। तो रख दोगे आप n की जगह -1/2। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखो गामा -1/2 पाई/, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि -12 आएगा, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -1 आएगा। और अपॉन में क्या आएगा, गामा 3/2 आएगा। अपॉन में क्या आएगा, गामा 3/2। और गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस, वही माइनस तो है ही, 1/2 रूट पाई। तो यहां से कितना आ गया, माइनस का 2 रूट पाई। ये आपके पास गामा -1/2 की वैल्यू आ गई, निकाल लोगे इसी प्रकार। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, आपसे पूछ रहा है, छोटे छोटे एग्जाम्पल इनकी स्टडी करना आप। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कि 0 to ∞ √x e⁻⁻x³ dx की वैल्यू ज्ञात करो। तो ऐसे में बहुत से प्रश्न आपको बता चुका कि यदि इस प्रकार का समाकलन आ जाए उसकी वैल्यू पूछे, तो देखो आप e की पावर आते ही समझ जाया करो कि हमें गामा फंक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन गामा फंक्शन फॉर्मूले में e की पावर -x की पावर 1 होना जरूरी है। यहाँ e की पावर में माइनस का क्या है, x³ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा वो समझो आप। x³ को क्या मानना पड़ेगा आपको, t। तो यहां से क्या आएगा, 3x² dx बराबर कितना होगा, dt। x³ को t मानना पड़ेगा, 3x² dx बराबर कितना होगा, dt। तो यहां से क्या आएगा, देखो x की जगह तो आपने क्या माना है बताइए, t की पावर 1/3, तो 1/6 होगा। यहां से क्या होगा, और dx कितना होगा, dt/3x²। तो x बराबर t की पावर क्या है, 1/3 है। तो यहां से t की पावर 2/3 आएगा। और लिमिट क्या होगी, 0 से ∞। यहां किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो 0 से ∞ e की पावर है, तो आप समझ जाओगे कि गामा फॉर्मूला काम करेगा। क्योंकि गामा फॉर्मूला क्या होता है, 0 to ∞ x की पावर n-1 e की पावर -x और dx होता है। अब ये समझते आप देखोगे यहाँ x³ को क्या मानना पड़ेगा आपको, t मानना पड़ेगा। x³ को क्या मानना पड़ेगा, t। यदि x³ को t मानोगे तो यहाँ से बताइए 3x² dx कितना होगा, dt होगा। वैल्यू अगर पुट करेंगे x की वैल्यू क्या होगी, t की पावर 1/3 और पावर 1/2 भी है, पावर हमेशा गुणा होती है। t की पावर 1/6 होगा। ये t रखोगे, dt क्या होगा, dx क्या होगा, dt/3x²। x की वैल्यू t की पावर 1/3 है, स्क्वायर है तो t की पावर 2/3। आप सॉल्व कर लोगे तो 0 to ∞। यहां से देखो 1/3 तो बाहर आ गया, अरे 1/6 और -2/3 आएगा। यहाँ पर 1/6 -2/3 और e की पावर -t और यहाँ से dt। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा आपके पास। वही है 1 आएगा, 6 लेंगे तो -4। तो 1 - 4 माइनस का 3/2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो -1/2 हो जाएगा, -1/2। और यहां से क्या आएगा, e की पावर -t और dt। अब सभी प्यारे विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि निश्चित समाकलन के गुणधर्म से मैं t की जगह क्या ले सकता हूं, x।
और -1/2 को x की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से क्या लिखूंगा, 1/2 - 1 e की पावर -x और dx। देखो निश्चित समाकलन के गुणधर्म से मैं t की जगह x लूंगा तो ये x होगा, ये x होगा, dt क्या होगा, dx, लिमिट वो की वही रहेगी। अब गामा वाले फॉर्मूले से आप कंपैरिजन करो यदि आप इसको, तो गामा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 0 to ∞ x की पावर n-1 e की पावर -x dx क्या होता है, गामा n होता है। n की जगह यहाँ क्या है 1/2, तो गामा 1/2 होगा और गामा 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √π। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखते ही समझ जाओगे बीटा वाले फॉर्मूले से होगा, क्योंकि चीजें आपने पढ़ ली। देखो एग्जाम्पल 3 भी इजी है, 4 भी वही है, x की पावर 6 को t मानना है और दे रखा, आप समझ जाओगे। कोई बढ़िया सी एग्जाम्पल देख लेता हूं जो आपको वास्तव में क्या करे, परेशान करे, वो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। देखो क्योंकि आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, तो मेरे हिसाब से मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप के आपके क्या है, एग्जाम्पल है। एक बार मेरे कहने से सभी प्यारे विद्यार्थी कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व करना, और जिस एग्जाम्पल में दिक्कत हो, शर्माने वाली बात नहीं, एक एक एग्जाम्पल को टाइम दो आप, जिस एग्जाम्पल में आप दिक्कत हो वो कमेंट्स करके आप पूछो मेरे से। क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे ही है इसमें। देखो कोई सा भी एग्जाम्पल है, यदि आप कोशिश करोगे प्रत्येक एग्जाम्पल की, तो मेरे हिसाब से आप समझ सकते हो प्रत्येक एग्जाम्पल को, ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। एक बार मैं और देख लेता हूं कोई वास्तव में ऐसा एग्जाम्पल है तो। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना आराम से, क्योंकि एग्जाम्पल में सब कुछ दिया हुआ आता है, बेसिक आपको चैप्टर का पता है, आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे, फिर भी कोई परेशानी आई तो आप बता देना। ओके, देखो आज हम न्यू चैप्टर लेते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा, 2। चैप्टर का नाम क्या है, द्विव एवं त्रिसमाकलन। वो ही है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये दे रखा आपके पास द्विव एवं क्या दे रखा है, त्रिसमाकलन दे रखा है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा है। तो बातों को ध्यान से समझते जाओ आप। देखो सबसे पहले हम 2.A, 2.B, 2.C में डबल इंटीग्रेशन का ही अध्ययन करेंगे। 2.D चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन का। अपने सिलेबस में 2.D तक ही है, 2.E अपने सिलेबस में नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज दे देता हूं, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि देखो द्विव समाकलन पढ़ोगे आप, कार्तीय रूप की बात कर रहा हूं। द्विव समाकलन ऐसे आएगा, देखो आपके पास या तो fxy dx dy आएगा, या डबल इंटीग्रेशन आपके पास आएगा fxy dy dx। देखो कार्तीय रूप में xy के पदों में डबल इंटीग्रेशन दो रूप से आएगा, या तो dx dy की फॉर्म में आएगा या dy dx की फॉर्म में आएगा। यदि dx dy की फॉर्म में आपके पास डबल इंटीग्रेशन हो तो याद रखना, हमेशा आप ये चीज नोट कर लेना चाहिए, जहां लिमिट दे रखी हो वहां x की लिमिट हमेशा कांस्टेंट आएगी, x की लिमिट हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। देखो एक्स वाई के पदों में डबल इंटीग्रेशन ऐसे होता है, या तो dx dy आता है या dy dx। जब dx dy दे रखा हो तो देखो पहले देखो dx है तो पहले वाली लिमिट किसकी होगी, आप नोट कर लेना, dx x की होगी। बाद में dy है तो बाद वाली लिमिट किसकी होगी, y की होगी। y की लिमिट या तो कांस्टेंट आएगी या किसके पदों में आएगी, x के पदों में आएगी। y की लिमिट किसके पदों में आएगी, x के पदों में। ये आप बेसिक है, हमेशा देख लेना इन चीजों को। जैसे dy dx दे रखा है तो पहले किसकी लिमिट आएगी, y की आएगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
दिमाग में रखो कि dy dx है तो पहले किसकी लिमिट आएगी, y की, और वो क्या होगी, हमेशा ही फिक्स है, कांस्टेंट होगी। बाद में देखो dx है तो यहाँ किसकी लिमिट आएगी, x की, वो या तो कांस्टेंट होगी या किसके पदों में आएगी, y के पदों में आएगी। किसके पदों में आएगी, y के पदों में। एक तो ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि dx dy में पहले x की लिमिट आती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, बाद में y की लिमिट आती है, वो या तो कांस्टेंट होती है या x के पदों में होती है। dy dx में पहले y की लिमिट आती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, बाद में dx, बाद में x की लिमिट आएगी, या तो वो कांस्टेंट होगी या किसके पदों में होगी, वो y के पदों में होगी आपके पास। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। थोड़ा सा मैं आपको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का नियम बता देता हूं, जो एक गणितज्ञों ने एक प्रकार का नियम बना रखा है। आपको देखो जब dx dy दे रखा हो तो आप समझ गए पहले वाली लिमिट किसकी होगी, x की होगी, बाद वाली लिमिट किसकी होगी, y की। यदि dx dy दे रखा हो तो आपको यूनिट इकाई की तरफ से हमेशा पहले किसके सापेक्ष समाकलन करना है, y के सापेक्ष, और x को क्या मानना है, कांस्टेंट। किसका करना है समाकलन, फलन का। dx dy दे रखा हो डबल इंटीग्रेशन में तो पहले आपको y के सापेक्ष समाकलन करना है और x को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, और y की लिमिट लगानी है। y के सापेक्ष आप इंटीग्रेशन करोगे तो यदि dy dx दे रखा है तो पहले आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है और y को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। किसका करोगे, फलन का। पहले dy dx है तो पहले x के सापेक्ष करेंगे, y को क्या मानेंगे, यहाँ जो y होगा उसको कांस्टेंट, ओनली x के पदों का x के सापेक्ष होगा। फिर लिमिट लगा दोगे, x की लिमिट भी y के पदों में है, फिर कंप्लीट पद y के आ जाते हैं, फिर बाद में y के सापेक्ष करना ही है। तो ये बातें भी दिमाग में फीड हो गई कि dx dy है तो पहले y के सापेक्ष करेंगे, x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, फिर y की लिमिट लगाएंगे, x के पदों में पूरे पद x के पदों में आ जाएंगे, फिर जो x के पद बचेंगे उनका x के सापेक्ष कर देते हैं। dy dx में पहले x के सापेक्ष करना है, y को क्या मानना है, कांस्टेंट, फिर x की लिमिट लगानी है, y के पदों में है तो पूरे पद y में आ जाएंगे, फिर y के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन करना है। ओके, तो ये तो आपको बेसिक दिमाग में रखना ही है। अब हम देखो एक दो क्वेश्चन लेते हैं। चैप्टर निकालिए सभी प्यारे विद्यार्थी 2.a। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लेके चल रहे हो, समझिए आप उसके बारे में। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका आपने ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, चाहे ए लीजिए आप, चाहे बी लीजिए। ए क्या दे रखा है, पहला काम आपको करना है समाकलन को किसके बराबर मानना है, आई के बराबर। जैसे समाकलन दे रखा है 0 से 3 और 1 से क्या दे रखा है 2, और यहाँ दे रखा है xy x प्लस वाई और dx dy। ये आपके पास एक समाकलन आ गया 0 से 3, 1 से 2 दे रखा है xy x प्लस वाई dx dy। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यही मैंने पढ़ाया था। पहले देखो, अब कोई पूछे आपको यहाँ x की लिमिट क्या है तो dx पहले है तो पहले वाली लिमिट क्या होगी, x की होगी। x की लिमिट कितनी है, 0 से 3 है। बाद में dy है तो बाद वाली लिमिट किसकी होगी, y की होगी। देखो y की लिमिट या तो कांस्टेंट होती है या किसके पदों में होती है, x के पदों में, ये फिक्स है। जैसे यहाँ कांस्टेंट है, पहले किसके सापेक्ष समाकलन करना आपको मैंने भी बोला था, इधर से देखा करो। पहले क्या करना है, y के सापेक्ष करना है, किसका, फलन का करना है। फलन ये दे रखा है, इसका y के सापेक्ष करना है, dx को खा लेना है बाहर। y के सापेक्ष करोगे तो y की क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे आप। अब यदि इसको सॉल्व करोगे आप, देखो यदि इसका समाकलन करना है, एक स्टेप और लिख देता हूं, थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लीजिए। x² y प्लस x y², और यहाँ से dy और बाहर क्या दे रखा है, dx। 0 से 3 दे रखा है, पहले देखो y के सापेक्ष कर रहे हो आप तो x को कांस्टेंट मानते हैं तो x² तो कांस्टेंट, y का y²/2, y के सापेक्ष करते हैं तो x कांस्टेंट होता है तो x तो कांस्टेंट, और y² का y के रेस्पेक्ट में y³/3। लिमिट क्या है, 1 से 2 है। अब देखो ये y की लिमिट है, ये बात समझ रहे हो ना। पहले देखो इधर से देखा करो कि पहले किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। x को क्या मानना है, कांस्टेंट, वरना कोई आंसर आप समाकलन नहीं कर सकते y के रेस्पेक्ट में। तो पहले मैंने फलन का y के रेस्पेक्ट में किया है, x को क्या माना है, कांस्टेंट, तो x² कांस्टेंट हो गया, y का y²/2, x को कांस्टेंट माना है, y² का क्या हो गया, y³/3 हो गया। अब आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है। लिमिट क्या है, देखो 0 से 3, पहले y की जगह आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। y की जगह 2 लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2x² ही बचेगा।
2 रखेंगे 4, y की जगह 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8/3 और यहाँ से कितना आएगा x। फिर देखो y की जगह 1 रखना है और आपको पता है लोअर लिमिट है तो फॉर्मूले वाला माइनस भी आएगा, रख दोगे y की जगह 1। फिर y की जगह यहाँ भी क्या रखना है 1 रखना है, तो माइनस का x/3 ये आ गया आपके पास dx। रख देंगे y की जगह 1 रखेंगे, x² और x/3 रख देंगे, आ जाएगा x/3। अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लीजिए, x² वाले पदों को एक जगह कीजिए तो कितना आएगा आप देखते बता दोगे कि सर 3x²/2 आएगा। 4 में से घटाओगे, इसको सॉल्व करोगे आप बताओगे वही 8 में एक x घटाओगे तो 7x/3 आएगा और लिमिट क्या है वही 0 से 3 है ही। अब आपको क्या करना है x के सापेक्ष करना है, तो x² का क्या होता है x³/3। देखो पहले y के सापेक्ष करते हैं, x को क्या मानते हैं कांस्टेंट, फिर y की लिमिट लगाते हैं, फिर x वाले पद ही बचते हैं उनका हम सिंपल x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आएगा x²/2 आ जाएगा आपके पास, तो 6 हो जाएगा। फिर x की जगह 3 रखोगे तो x की जगह 3 लेंगे तो 27, x की जगह 3 लोगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए x की जगह 3 लोगे सबको पता है, यहाँ से क्या आएगा आपके पास लिख दूं मैं 63/6 लिख देता हूँ, आ जाएगा आपके पास। x की जगह आप 3 लोगे सबको पता है 9 आएगा, 9 को 7 से गुणा करोगे 63 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 27/2 और 63/2 से 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से कितना आएगा 31/2 आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करना है तो 27 और 31 कितने होंगे आपके पास, वही 58/2 कितना होगा 2 होगा आपके पास, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ कैलकुलेशन सॉरी 59/7 और 8 58/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा आपके पास। 3 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो 3 दूनी 6 21 आ रहा है बेटे आपके पास। ये कितना आएगा आपके पास 27 और 21 कितना आ गया 48/2, तो कितना आंसर आएगा 24। सॉल्व कर दोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। एक बार वीडियो को रोक के उतार लो आप, उतार लिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे से आप सॉल्व करोगे। आगे देखिए, जैसे हम और कोई क्वेश्चन लेते हैं बेटे, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं चैप्टर के। जैसे आपने क्वेश्चन ले लिया सेकंड का, जैसे सी बी कुछ भी ले लो आप, सेकंड ले लो थर्ड ले लो, जैसे आप थर्ड का ए लेके चल रहे हो, कोई भी ले लीजिए आप क्वेश्चन, बेसिक आना चाहिए। देखो पहला काम क्या करना है, समाकलन को किसके बराबर मानना है, आई के बराबर मानना है। 0 से ए दे रखा है और यहाँ से 0 से क्या दे रखा है √a² - x², और x² y, और यहाँ से क्या दे रखा है dx dy। ये दे रखा है 0 से √a² - x² और x² y dx dy। मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ एक बार मार्कर में। हाँ, प्रश्न को चेक करो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास एक तो बुक रहनी चाहिए, बुक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बुक आप मैथ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करने पड़ते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन 0 से ए दे रखा है और 0 से क्या दे रखा है √a² - x² y dx dy। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है डबल इंटीग्रेशन है, पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, इधर से दिखा करो। देखो पहले dx है तो पहले वाली लिमिट किसकी होती है, x की लिमिट होती है। आपके पास x की लिमिट क्या है 0 से a है, बाद में dy है तो बाद वाली लिमिट किसकी होती है y की होती है। तो कोई बेसिक आपको पता रहेगा तो फिर आपको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक नॉलेज है थोड़ा सा आपको डबल इंटीग्रेशन का, कि हाँ dx है तो ये लिमिट x की होती है, यहाँ dy है तो ये लिमिट किसकी होती है y की। y की लिमिट या तो कांस्टेंट होती है या x के पदों में होती है। जैसे यहाँ x के पदों में दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन में y की लिमिट कांस्टेंट थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले आप इधर से जो यदि dy dx है तो पहले x के सापेक्ष, dx dy है तो पहले किसके सापेक्ष समाकलन करोगे y के रेस्पेक्ट में। क्या होगा देखिए,
किसका करते हो, फलन का। तो फलन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। पहले इसका किसके रेस्पेक्ट में करोगे, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे। डीएक्स को कहाँ लिखोगे, बाहर। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई की क्या आती है आपके पास, लिमिट आती है। वाई की क्या आती है, लिमिट। कर देंगे पहले फलन का। अब यहां से देखो कितना दे रखा है, 0 से a। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x तो कांस्टेंट होगा और y का क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट क्या है, 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो 1/2 तो हमने बाहर ले लिया और यहाँ पहले देखो आप y की जगह क्या रखोगे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर है तो अंडर रूट हटेगा, फिर y की जगह 0 लेंगे और यहाँ से क्या आ गया, dx। आगे सोल्व करना है तो आपको पता है आगे इंटीग्रेशन करना है तो पहले एक्स स्क्वायर को अंदर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 और यहां से dx। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहां से देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स की पावर 4 का कितना होगा, एक्स की पावर 5/5 ये होगा आपके पास। और लिमिट क्या दे रखी है, 0 से a। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5/5। तो 1/2 यहां से क्या आ गया, a की पावर 5/3। एक्स की जगह a लेंगे, a की पावर 5/5। इसको सॉल्व करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है ऊपर तो बचेगा 2a की पावर 5 और नीचे बचेगा 15। 5 में 3 घटाओगे 2, 15। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। यहां से क्या आएगा, a की पावर 5/15। तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को, आप आराम से उतारो एक एक क्वेश्चन को। आप आगे वाले क्वेश्चन भी देखो आप। वीडियो को रोक के उतार लिया करो आराम से। देखो थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन लेते हैं अब। जैसे आपको देखो सेकंड का बी ले लिया मैंने। कौन सा क्वेश्चन ले लिया, सेकंड का बी। देखो पहला काम क्या करना है, समाकलन को किसके बराबर मानना है, आई के बराबर। समाकलन क्या दे रखा है, 0 से 1 और यहां से 0 से एक्स स्क्वायर और e की पावर y अपॉन एक्स और यहां से क्या दे रखा है, dx से dy। यह आपके पास एक समाकलन दे रखा है, 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर, e की पावर y अपॉन एक्स, dx dy। देखो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि पहले किसके सापेक्ष करोगे आप। पहले हमें पता है इधर से देखो, पहले dx है तो x की लिमिट कितनी है, 0 से 1। बाद में dy है तो y की लिमिट आपको पता है ये वाली होगी, 0 से एक्स स्क्वायर। पहले आपको किसका करना है, फलन का करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष। इधर से देखते हैं dy है तो पहले आपको फलन का y के रेस्पेक्ट में क्या करना है, समाकलन करना है। पहले फलन का आपको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है। और y की लिमिट क्या दे रखी है, 0 से कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर। y की लिमिट क्या दे रखी है, 0 से एक्स स्क्वायर, dx का आएगा 12। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं dy, इधर dx होता तो पहले x के सापेक्ष करते, इधर dy है तो पहले किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष होगा फलन का। कर दोगे आप y के सापेक्ष, y की लिमिट है ही 0 से एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ मैंने क्या पढ़ाया था कि जब y के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो x को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। x को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये वाला फॉर्मूला पता होगा, e की पावर x अपॉन a का समाकलन क्या होता है, a e की पावर x अपॉन a। e की पावर का समाकलन क्या होता है, e की पावर। आप जानते हैं ना समाकलन में जो संख्या चर के भाग में होती है वो कहां आती है, जो अचर संख्या चर के भाग में होती है वो कहां आती है, गुणा में आती है। आप मेरे को बताइए, जैसे हम y के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं तो x को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट ही मान रहे हैं। तो x भाग में है तो आपको पता है x यहाँ किस में आएगा, e की पावर का। तो देखो e की पावर होगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान रहे हैं, कांस्टेंट भाग में है तो खाएगा वो गुणा में। और लिमिट क्या आएगी, 0 से एक्स स्क्वायर और यहाँ से dx। अब पहले y की जगह तो क्या रखोगे आप बताइए, एक्स स्क्वायर रखोगे तो यहाँ से कितना आएगा, x। और फिर y की जगह क्या लोगे, 0, तो यहां से कितना बचेगा। देखो पहले y की जगह एक्स स्क्वायर लेंगे तो x, y की लिमिट है ये, बात समझ में आ रही है।
कि पहले फलन का y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे, x कांस्टेंट हम जानते हैं जब कांस्टेंट भाग में होता है तो कहाँ आता है गुणा में, तो x कांस्टेंट ये भाग में है x तो कहाँ पर आएगा गुणा में, e की पावर का e की पावर होता है। ये y के सापेक्ष आपने इंटीग्रेशन किया है, y की लिमिट है तो पहले y की जगह आपको x स्क्वायर रखना है, फिर माइनस करके y की जगह 0 तो x बचेगा। और आगे इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं इसका u डॉट वी से होगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा u डॉट वी का, थोड़ा मैं समझा देता हूं u डॉट वी वाला इंटीग्रेशन। देखो u डॉट वी का इंटीग्रेशन क्या होता है जानकारी के लिए बता दूं, u या फर्स्ट डॉट सेकंड भी बोलते हैं इसको। u को बाहर लेते हैं, v का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, माइनस यहां से u का क्या करते हो आप अवकलन, v का क्या करते हो समाकलन, और फिर कंप्लीट का भी और क्या करते हैं समाकलन। ये क्या होता है u डॉट v का फॉर्मूला। आपको ये भी पता होगा कि u और v हमेशा आइलेट के अकॉर्डिंग माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग माना जाता है, आइलेट के अकॉर्डिंग। u डॉट v या फर्स्ट डॉट सेकंड एक ही बात है। i क्या होता है जहां आइलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं u और v, जहां i क्या होता है इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन होता है। i में कहने का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स से आगे आगे ना सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। वो l क्या होता है लॉग फंक्शन होता है, इसमें लॉग वाले पद आते हैं। a एल्जेब्रिक होता है, इसमें एक्स वाई जेड वाले पद आते हैं। t क्या होता है त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन होता है, त्रिकोणमितीय फलन आता है, इसमें साइन कोस टेन ये आते हैं। और e क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसमें कौन से पद आते हैं e की पावर x वाले आते हैं। जो यदि अपने पास साइन इनवर्स वगैरह दे रखा है तो उसी को u मानेंगे, और फिर जो आगे x एल्जेब्रिक दे रखा है उनको v मानेंगे। जो इनमें जो पहले है उसको u मानेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे मैं यहाँ बात करूं x e की पावर x का भी कैसे होगा u डॉट v से होगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, मैं देखूंगा नहीं है। फिर आऊंगा एल में, लॉग फंक्शन है क्या, नहीं है। फिर आऊंगा एल्जेब्रिक में, हाँ एल्जेब्रिक है यहाँ x, तो इसको u मानूंगा और बच गया उसको v मानूंगा। अरे u डॉट v का आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, u को बाहर लेते हैं, देखो वहां से u को बाहर लेते हैं और v का क्या करते हैं समाकलन। v कितना है यहाँ e की पावर x है, उसका समाकलन माइनस, बता दो मैं डायरेक्ट ही, u का तो करते हैं अवकलन, u क्या है x है तो उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक होगा। v का क्या करते हैं समाकलन, u का अवकलन x का x के सापेक्ष एक होगा, v का समाकलन e की पावर x होगा। फिर कंप्लीट का समाकलन और करते हैं, e की पावर x का e की पावर x, तो यहां से e की पावर x होगा, तो x e की पावर x का आप u का अवकलन v का समाकलन, फिर माइनस u का अवकलन v का समाकलन, फिर कंप्लीट का समाकलन से e की पावर x आएगा, तो इसका ये होगा x e की पावर x माइनस e की पावर x, और x का कितना होगा x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट क्या है 0 से 1 है, लिमिट लगा दोगे, पहले x की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा e माइनस e और माइनस 1/2 रख दोगे x की जगह e, फिर x की जगह क्या लोगे आप 0, तो 0 ये भी 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा, देखो e की पावर 0 1 होगा, लेकिन माइनस है तो फॉर्मूले वाला माइनस भी आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। ओके, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आगे मैं आपसे पूछूं ना कि x e की पावर x का समाकलन क्या होता है, तो आपको इतना u डॉट v से निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट याद रखना कि x e की पावर x का समाकलन क्या होता है, ये डायरेक्ट बता दिया करो, आप दिमाग में फीड कर लिया करो बस। x e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x x माइनस 1 होता है, ये तो होता है e की पावर x कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल ध्यान से एक एक बात को समझना कि पहले ये dx है तो पहले वाली लिमिट x की होगी, बाद में dy है तो बाद वाली लिमिट y की होगी। पहले हम y के सापेक्ष फलन का समाकलन करते हैं, x को क्या मानते हैं कांस्टेंट, समाकलन में हम जानते हैं कि कांस्टेंट भाग में है तो कहाँ आता है गुणा में आता है। e की पावर का समाकलन क्या होता है e की पावर, और कोई अचर संख्या भाग में है तो वो कहाँ आती है गुणा में। फिर लिमिट y की है ये 0 से x स्क्वायर, तो पहले y की जगह x स्क्वायर और फिर y की जगह क्या लेना है 0, इसका समाकलन करना है और लिमिट आपको लगानी है। एक एक बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को रोक के उतार लो।
देखो अब हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 5 का ए ले लिया, कौन सा ले लिया 5 का ए। कैसा ही क्वेश्चन हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फिर आपको भी सॉल्व करने, आपको बराबर मेहनत करनी है। देखो सबसे पहला काम है समाकलन को किसके बराबर मानना है, आई के बराबर, 0 से ए, और 0 से यहाँ क्या दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से डी वाई डी एक्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये दे रखा है, प्रश्न को आराम से देख लो आप। अब वही है, सबको पता है कि पहले डी वाई है तो पहले वाली लिमिट किसकी होगी, वाई की होगी, तो y की लिमिट कितनी है 0 से, बाद में dx है तो बाद वाली लिमिट किसकी होगी x की। अरे मैं ये तो बोलता हूँ कि x dy dx है तो बाद में dx है तो x की लिमिट या तो कांस्टेंट होगी या किसके पदों में होगी, y के पदों में। देखो यहाँ x की लिमिट आपको पता है ये वाली होगी, और वो किसके पदों में दे रखी है, y के पदों में दे रखी है आपके पास। आपको करना क्या है, देखो dy dx होता है तो मैं क्या बोलता हूं कि पहले किसके सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष, और y को क्या मानना है, कांस्टेंट। इन चीजों को बेसिक है, ये समझो इन चीजों को आप। तो आपको पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और बाहर dy, और 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले ये तो समझाया था कि dx यहाँ है तो पहले आपको पता है x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, y को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, तो dy मैंने बाहर ले लिया। x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट किसकी आएगी, x की आएगी, x की लिमिट यही तो है। तो अभी मैंने बोला था कि जब dy dx होता है तो पहले x के सापेक्ष समाकलन करते हैं और y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो यहां से एक बात बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वो अंडर रूट ए और माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x के सापेक्ष, देखो a ऑलरेडी कांस्टेंट है, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x सर होगा, कहने का अर्थ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको पता है x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो ये कंप्लीट कांस्टेंट है, ये कंप्लीट क्या है, कांस्टेंट है। x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो y भी क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये कंप्लीट कांस्टेंट है। मैंने ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। तो बेटे एक तरीके से जैसे आप ये समाकलन जानते होंगे, कौन से वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ a क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ a का काम अब कौन कर रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो y भी क्या है, कांस्टेंट, a ऑलरेडी कांस्टेंट है। वैसे a स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, देखो x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर, dx की जगह dx, a स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है, a कांस्टेंट होता है। यहाँ कांस्टेंट क्या है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। कहने का a स्क्वायर का काम तो कौन कर रहा है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और a का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, तो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह तो यही है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। साइन इनवर्स क्या है, x अपॉन ए की जगह क्या है बताइए आप, ए की जगह सबको पता है रूट ए स्क्वायर माइनस क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर पढ़ रहे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो ए की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ साइन इनवर्स x अपॉन ए आता है। तो आपने इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कर दिया। अब लिमिट क्या आएगी आपको पता है, लिमिट क्या दे रखी थी, 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा ये किसकी लिमिट है, ये देखो ये x की लिमिट है। ये पहले x के सापेक्ष कर रहे हो आप, फलन का समाकलन x की लिमिट ले रहे हो आप, ये तो x की जगह आपको क्या रखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए x की जगह यहाँ भी रखोगे, x की जगह आप यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखोगे, तो रूट हटेगा क्योंकि स्क्वायर है,
तो ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का होगा, अरे माइनस का होगा तो 0 आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहां देखो x की जगह क्या रखोगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 1 बनेगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई अपॉन 2 होता है। तो x की जगह ये लेंगे 0 आएगा, ये ऐसे कैसे आएगा, x की जगह ये रखोगे, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, फिर x की जगह आप क्या रखोगे 0, ये भी 0, और x की जगह 0 लेंगे, साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, ये dy। आगे सॉल्व करना है तो पता है पाई अपॉन 4 तो क्या आएगा बाहर, और यहाँ क्या बचेगा आपको पता है 0 से ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा dy। तो आगे समाकलन कर दीजिए आप, देखो यहाँ से समाकलन क्या होगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट डी वाई का y, और वाई स्क्वायर का क्या होता है वाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट क्या है 0 से a। तो y की जगह एक तो क्या रखोगे आप, सबसे पहले a रखोगे तो a क्यूब होगा, फिर y की जगह a लोगे तो a क्यूब अपॉन 3 होगा आपके पास, ये आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, पाई अपॉन 4, और ये कितना आएगा 3 रेग 2a क्यूब अपॉन 3 आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, पाई a क्यूब दिखाई दे रहा है यहाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ पाई a क्यूब अपॉन 6 आएगा, आ जाएगा आपके पास। तो आराम से आप समाकलन को सॉल्व करना कि पहली dy है तो पहली वाली लिमिट y की, बाद में dx है तो बाद वाली लिमिट x की होगी। बेटे याद रखो, इधर से dx है तो पहले x के सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो x की लिमिट लेनी है, x के सापेक्ष समाकलन करें, y को कांस्टेंट मानेंगे तो ये कंप्लीट कांस्टेंट होगा, तो वो वाला फॉर्मूला काम करेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर लिमिट लगा दोगे, x की लिमिट है ये, तो x की जगह पहले ये रखोगे और फिर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, फिर आगे तो आपको पता है। तो एक एक बात को आप ध्यान से पढ़ो। आज हमने द्विव समाकलन पढ़े, हमने कैसे द्विव समाकलन पढ़े हैं, हमने इस प्रकार के द्विव समाकलन पढ़े हैं जिनकी लिमिट दे रखी थी एक्स वाई की, और हमने सिंपल उनका इंटीग्रेशन कर दिया। कल हम द्विव समाकलन की लिमिट ज्ञात करना सीखेंगे। देखो द्विव समाकलन का मान तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उसकी क्या दे रखी हो, लिमिट दे रखी हो। कल वाले क्वेश्चन हैं उनमें लिमिट दी हुई नहीं आएगी, तो कोई ना कोई कंडीशन दी हुई आएगी, उस कंडीशन की सहायता से हम लिमिट ज्ञात करेंगे और उस द्विव समाकलन का मान हम ज्ञात करेंगे। तो कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेंगी, आज से कंटिन्यू आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, चाहे वो बीएससी के विद्यार्थी हों चाहे बीएससी बीएड के, दोनों का सिलेबस सेम है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और शेखावाटी सीकर वाले विद्यार्थियों की। उन विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज करना है और स्टडी प्रारंभ करनी है। ये नहीं है अब की बार कोई ज़्यादा एग्जाम लेट नहीं होगी, वही आपकी एग्जाम मार्च अप्रैल में होगी। तो जल्दी से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को कोर्स परचेज करना है और अपनी स्टडी को प्रारंभ करना है, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया है। यदि कोर्स परचेज करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है अपने ऐप का नाम क्या है, फोटोन क्लासेज है। पीछे वीडियो है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप फोटोन क्लासेज ऐप का लिंक भी डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थी चाहे बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थी, सभी अपने ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, सभी का कोर्स कंप्लीट होगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, एक एक यूनिट आपको आराम से करवाई जाएगी। ओके।